Yes, hello. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Everyone, please confirm बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। Everyone, please confirm in the chat box बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है। नाउ आई थिंक ऑडियो वीडियो इज क्लियर। अभी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। ओके, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? आंसर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूं सभी क्वेश्चन के नोट करके, या क्लास में प्रोवाइड कर दूं, जैसा बताओ। तो आंसर की रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो ऐसा कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, कुछ टाइम के बाद अगर उसका आंसर केवल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं टेलीग्राम ग्रुप में तो चलेगा। आई होप यू ऑल हैव ज्वाइंड द टेलीग्राम ग्रुप। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हैं, यस और नो? तो मैं सॉल्व करके उसके जो आंसर होंगे, केवल आंसर नॉट सॉल्यूशन, वो एक जैसे फॉर एग्जांपल आज की क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देने वाला हूं, तो उनको सभी को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके उनके आंसर लिख के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सही रहेगा ये अप्रोच? ठीक है, तो एक कुछ लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको सर्च करना है क्षितिज सर PW। स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई। KSHITIJ, KSHITIJ, क्षितिज सर PW। यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो प्रीवियस क्लासेस जो हम लोगों ने करी हैं उनके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ साथ जो अभी आज की क्लास का डिस्कशन होने वाला है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक रहेगा? और साथ साथ जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा। तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? हम लोग बातचीत कर रहे थे भाई साहब जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड की, और इन द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड हम लोगों ने टॉपिक जो कंप्लीट कर लिए हैं वो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया था, साइड डिस्टेंसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ से बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, दैट वाज द सुपर एलिवेशन। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। सुपर एलिवेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। वी हैव रिवाइज द इंटायर कंसेप्ट। जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करी थी हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के बारे में डिस्कशन किया था, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बी फ्रॉम द लास्ट क्लास, थर्ड बी, अच्छा बी पार्ट पार्ट थे क्या उसमें? चलिए एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप कंफर्म करते रहना। जो क्वेश्चन आपका हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उस क्वेश्चन को फिर हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर अगला डिस्कशन किस चीज़ का करने वाले हैं, आज के टॉपिक क्या है?
आज के टॉपिक क्या है भाई बताओ। आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, आज किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो अगर आज के टॉपिक्स की बात करें तो आई होप आप सभी ने प्लानर को फॉलो किया है और रिवीजन किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग के कंसेप्ट की। बिल्कुल सही बात है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के साथ साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा ट्रांजिशन कर्व का। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन कर्व, और ट्रांजिशन कर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एट द लास्ट वी विल डिस्कस सम कंसेप्ट ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस। तो ये टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में डिस्कस होने वाले हैं, जिनका कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे। बट बिफोर दैट, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करें उसके पहले बात कर लेते हैं सुपर एलिवेशन के सवाल की। एक एक सवाल की, जितने भी सवाल मैंने आपको दिए थे सभी सवाल के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे और क्लास में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिल के सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि इस बैच में कोई भी क्वेश्चन मैं कंप्लीटली सॉल्व करूं। फ्रैंकली मैं चाहता हूं आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां पर भी हिंट की और जहां पर भी सपोर्ट की जरूरत है। डेफिनेटली आई विल बी देयर टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट एंड हिंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट, बट आई वांट एवरीवन शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एट योर ओन। सभी लोग अपने आप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक रहेगा भाई, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। सही रहेगा। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन? शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? डिस्कशन स्टार्ट किया जाए बेटा। शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने। देखो भाई, बताओ सॉल्व हुआ कि नहीं। पहले ये कंफर्म करो सॉल्व हुआ कि नहीं। हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन? क्या प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? आई होप ये सभी ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। सभी लोग कंफर्म करेंगे भाई। आंसर भी बताते चलें साथ साथ। 1 मिनट का टाइम दो। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको आंसर भी बताते चलता हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर लें, कंफर्म कर लें कि जो आंसर आपने निकाले हैं वो सही है नहीं है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, कहीं कोई क्वेरी होगी, तो हम लोग फिर उसको यहीं पे क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस।
ओके, तो इसके आंसर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट एक बार मुझे बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से आपने क्या आंसर निकाला इस क्वेश्चन का। 91.55 और 91.6। स्पीड जो आपने कैलकुलेट की है वो 91.6 kmph है। सभी का यही आंसर आ रहा है। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? स्पीड कैलकुलेट करने को बोला गया है क्या? तो यहाँ पर बोला गया है अ हाईवे इज प्रोवाइडेड विद द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर इन अ सर्टेन लोकेलिटी। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिजाइन स्पीड ऑफ 90 kmph। Calculate the maximum allowable speed if the super elevation is restricted to or limited to 0.07, that is 7%, and safe limit of the transverse friction, lateral friction is given as 0.15. For mixed traffic conditions, super elevation should be fully contracted। इन्होंने जो आपकी आईआरसी की गाइडलाइन है, आईआरसी की जो गाइडलाइन है उसके बेसिस पे इन्होंने ये भी प्रोवाइड कर दिया है, वो गाइडलाइन भी मेंशन कर दी है, तो उस गाइडलाइन को भी आपको फॉलो करना है। यू नीड टू ऑल्सो फॉलो द गाइडलाइन। ई मैक्सिमम विल बी 0.07। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, तो एक क्वेश्चन अभी सभी का सॉल्व हो गया, इसका आंसर मैं भी आपको बताता हूँ क्या आंसर है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लो, अगला क्वेश्चन कंफर्म करो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन ये था आपका, इसका आंसर बताइए क्या रहा। अभी क्रॉस चेक करते हैं आंसर। अभी मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मिस हो गया थोड़ा सा आंसर, पता नहीं कहाँ पे चले गए। तो क्योंकि केवल आपको आंसर चाहिए इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अदरवाइज वी विल सॉल्व इन डिटेल। तो सॉल्यूशन तो कर सकते हैं हम लोग, बट आंसर मुझे ऐसे याद नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कितना निकाला है? ओके, तो नाउ आई थिंक वी कैन शेयर द आंसर। मैं आपके साथ आंसर शेयर कर सकता हूँ। इसमें जो पूछा गया है, यस, वी मैक्स जो आप अलाउ कर सकते हैं दैट इज 91.5 kmph। यही आंसर आ रहा बिल्कुल सही। क्वेश्चन 2 का आंसर जो आपका आ रहा है, जहां पर दे रखा गया है एक्सप्रेस वे 4 लेन डिवाइडेड पासिंग थ्रू अ फ्लैट टेरेन हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी गई है। ओके, रेडियस जो है वो रूलिंग मिनिमम रेडियस के बराबर है, डिजाइन स्पीड 120 दे रखी गई है। तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सुपर एलिवेशन जो कैलकुलेटेड आएगा, सुपर एलिवेशन जो कैलकुलेटेड आएगा यहाँ से आपका, वो आई थिंक आएगा वैल्यू, अगर आप चेक करेंगे 0.124। लेकिन हम सुपर एलिवेशन कभी भी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन इस केस में हमारा हो जाएगा 7%, दैट इज 0.07। ठीक है, और आर रूलिंग की जो वैल्यू आ रही है, रूलिंग मिनिमम रेडियस जो आ रहा है वो 515.66 मीटर आ रहा है।
515.66 मीटर आ रहा है। चेक करो जरा, यही आंसर आ रहे हैं क्या? एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक, हैव यू गेटिंग द सेम आंसर? बोलो भाई, हैव यू गेटिंग द सेम आंसर, यस और नो? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हो गए। अब तो क्रॉस चेक कर पा रहे हो? अब तो क्रॉस चेक कर पा रहे हो? आगे डिस्कशन करें। मैक्सिमम ई सुपर एलिवेशन जो कैलकुलेटेड आएगा बेटा, वो आएगा 0.124। लेकिन आपको पता है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड द डिजाइन सुपर एलिवेशन, जो होगा हमारा वो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू है 7%। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू है 7%। V² अपॉन 225 R से आएगा बेटा। ई डिजाइन कैलकुलेट करेंगे V²अपॉन 225 R से। अरे भैया, यहाँ पे अगर आपको ई डिजाइन निकालना, दैट विल बी इक्वल टू V²अपॉन 225R। 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू रेडियस कितनी है? 515। 515.66। तो जरा ई डिजाइन कैलकुलेट करके देख लो। इसको जरा कैलकुलेट करके देख लो। तो 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू 515.66, 0.1241 ये आ रहा है। यही तो लिखा होगा, 0.124। एहसान, एहसान, डिजाइन सुपर एलिवेशन, ये देखो कंडीशन भी तो गिवन थी। तो डिजाइन सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला तो एज पर आईआरसी यही होता, और रेडियस जो प्रोवाइड किया है वो रूलिंग मिनिमम रेडियस है। और रूलिंग मिनिमम रेडियस लगाने के लिए हम लोग लेंगे E+F/V² अपॉन 127R। यहाँ से रूलिंग मिनिमम रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैलकुलेट करेंगे ना, पहले रूलिंग मिनिमम रेडियस कैलकुलेट करेंगे बेटा। अरे भैया मैक्सिमम देखो, अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई। यहाँ से अगर रूलिंग मिनिमम रेडियस निकालनी है तो आर रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या हो जाएगी? V²अपॉन 127 E+F। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, यस और नो एहसान भाई? तो अगर यहाँ पर ये हमें निकालना है 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% और मैक्सिमम लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.15। तो जरा सॉल्व कर लो। 515 पॉइंट RRMR जो आ रही है 515.390। और इसी रूलिंग मिनिमम रेडियस को आपने डिजाइन सुपर एलिवेशन के लिए यूज कर लिया है। क्लियर है सभी को? बताओ भाई, अगर अभी किसी कोई डाउट हो। सेकंड क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो बेटा। नहीं है तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो। तो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द रूलिंग मिनिमम रेडियस, और बेस्ड ऑन द रूलिंग मिनिमम रेडियस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन। उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन सुपर एलिवेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग भी पोस्ट कर सकते हैं आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर पहला पार्ट पूछा गया है सुपर एलिवेशन, और पहले पार्ट का आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं आ रहा है 0.047 आ रहा है क्या? फर्स्ट आंसर आ रहा है 0.047, चेक करते रहना। दूसरा आंसर जो यहाँ पर आ रहा है वो एफ की वैल्यू आ रही है 0.817 आ रहा है क्या? चेक करना। 8 और 9, आई थिंक देयर इज सम एरर।
और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो आ रहा है 0.917 आ रहा है, 0.917 आ रहा है। चेक करो यही आ रहा है क्या आंसर? 0.19, 0.19, यस, 0.19 समथिंग। और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन भी पूछा गया है। हेयर दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। चेक करो बेटा यही आंसर आ रहे हैं क्या? एफ की वैल्यू आ रही 0.19, ई आ रहा 0.047, और लास्ट में हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आ रहा है 0. बी एंड सी दोनों का सेम आ रहा है 0.196। बी तो एफ है और सी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, ऐसा कैसे? एक बार चेक कर लूं। रेडियस कितना लिया है? फॉर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, फॉर इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लेते, देखो कंफ्यूज मत हो। ई इक्विलिब्रियम होता है v²/127 r। स्पीड दे रखी गई है 50 का स्क्वायर अपॉन 127 और रेडियस है आई थिंक 100। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। तो हो सकता है वैल्यू मैंने गलत लिख दी हो, अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 0.196, सही कह रहे हो, 0.196। These are going to be the answer। ये आंसर होंगे। क्लियर है सभी को? सभी ने सॉल्व भी कर लिया होगा। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? एनी क्वेरी टू एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलें फिर आगे डिस्कशन किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर भी बता दो क्या पूछा गया है। एफ की वैल्यू पूछी गई है क्या? डिजाइन सुपर एलिवेशन 0.07 होगा, बिल्कुल सही बात है। डिजाइन सुपर एलिवेशन 0.07 होगा। डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर एंड स्पीड इज 100 kmph। कुछ करना ही नहीं था। ई डिजाइन विल बी इक्वल टू v²/225r और ई डिजाइन शुड नॉट बी ग्रेटर देन ई मैक्सिमम। हम यहाँ पे टेरेन एज्यूम कर लेंगे कि प्लेन टेरेन है। वी कैन एज्यूम द टेरेन एज द प्लेन टेरेन, वी कैन एज्यूम द टेरेन एज द प्लेन टेरेन। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो सुपर एलिवेशन की होगी दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी। आईआरसी ने जो वैल्यू रिकमेंड की है उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। ई की वैल्यू जो आ रही है 0.10134। वी मैक्स, फाइनली वी मैक्स निकालना है, बिल्कुल सही। आंसर जो आएगा वो वी मैक्स जो मैक्सिमम अलाउड है 74.75 kmph। यही आंसर मेरे पास अवेलेबल है, यही आंसर मेरे पास भी अवेलेबल है। यही आंसर आ रहा होगा सभी का, 74.75 kmph,
74.75 kmph. This is the answer for the maximum restricted speed for the given data you will get. सॉल्व हो गया सभी का. ऑब्वियसली ये स्पीड निकालने के लिए सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड होगा. बिना सुपर एलिवेशन के ये स्पीड नहीं निकाल पाएंगे. इस स्पीड को निकालने के लिए ई भी आपको पता होना चाहिए और एफ भी पता होना चाहिए. तो ये जो स्पीड आपने निकाली है वो किसके बेसिस पे आ रही है? अब ई और एफ की वैल्यू तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट ये फाइनल आंसर है. तो इससे अगर आपको फाइनल आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपने ई और एफ की वैल्यू को सही कंसीडर किया होगा, तभी ये वी की वैल्यू सही आएगी. बिना ई और एफ की वैल्यू के, हाँ वो तो डिपेंड करेगा कि जो ई कैलकुलेटेड आ रहा है वो ई मैक्सिमम से कम है या ज़्यादा है. ई कैलकुलेटेड जो है हमारा वो ई मैक्सिमम से कम है या ज़्यादा है. अगर ई कैलकुलेटेड ई मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो वी विल कंसीडर द ई मैक्सिमम. अगर ई कैलकुलेटेड ई मैक्सिमम से कम होगा तो फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम लोग ई कैलकुलेटेड को ही यूज़ कर लेंगे. But final answer, currently I am having the final answer, and the final answer, the allowable speed we are getting in this question as 74.75 kmph. कंफर्म करते चलेंगे भाई. सभी लोग आंसर मैच कर रहे हैं, सभी लोग कंफर्म करते रहेंगे. आर यू गेटिंग द सेम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इन क्वेश्चंस के लिए सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, यस और नो? अगला क्वेश्चन कितने, अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पूछा गया है ना, P बाई डब्ल्यू, P बाई डब्ल्यू 0.023, ये आंसर आ रहा है मेरे पास. 0.024, सॉरी, 0.024. दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और द इम्पैक्ट फैक्टर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और द इम्पैक्ट फैक्टर. ये वैल्यू आ रही है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर की. P बाई डब्ल्यू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन 127R. P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R. यही आ रहा सभी का. 0.0124. अच्छा चेंज कर दिया, 0.24 कर दिया. हाँ सही है. क्लियर है भाई सभी को? तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो, डिफिकल्टी आ रही हो, तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं. बट सभी के आंसर मैच कर गए आई थिंक. तो ऐसे सही रहेगा. क्वेश्चंस दे दूंगा और उसके अगले बार उसके आंसर डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप ये इंश्योर कर पाएं कि जो कैलकुलेशन आपने किया है, जो आंसर आपने निकाले हैं, वो सही है या नहीं है. फर्स्ट पहला क्वेश्चन, यस यस. आर यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस किया ना. देखो, लो देखो, फिर से डिस्कस कर लें. ये देखो, यही तो था पहला क्वेश्चन, यही है पहला क्वेश्चन, यस और नो? क्या बोला गया है इसमें? देखो, अ हाईवे इज प्रोवाइडेड विद द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट. यहां पर जो रेडियस दे रखी गई है दैट इज गिवन एज 300 मीटर. Radius is given as 300 meter in a certain locality. Calculate the super elevation required to maintain the design speed. हम डिज़ाइन स्पीड अगर 90 kmph लेके चलते हैं तो उसके लिए सुपर एलिवेशन कितना होगा, ये पूछा गया है. कैलकुलेट द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड इफ द सुपर एलिवेशन इज लिमिटेड टू.
अगर ई की वैल्यू जो है वो 0.07 है, उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है। और लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो है आपका वो है 0.15। लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखो अभी जो गिवन डेटा है ये समझ में आ गया, ये डेटा आपको प्रोवाइड किया गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ, बताओ भाई। यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो, तो आपने क्या बोला, आप चाहो आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी, और ये आएगा भी। देखो ई डिजाइन अगर हम निकालते हैं 90 के एमपीएच के लिए, तो 90 का स्क्वायर अपॉन 225 आर, यही तो होता है डिजाइन सुपर एलिवेशन। क्यों भाई? यस। जरा सॉल्व करो। तो 90 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू रेडियस दे रखी गई है 300, ये आ रहा है 0.12। और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो इस स्पीड के लिए, जाहिर सी बात है 90 100 स्पीड है, इसका मतलब रोड जो आप बना रहे हैं वो प्लेन टेरेन में बना बना रहे हैं। तो स्पीड के बेसिस पे आपको गैस करना पड़ेगा ये टेरेन कैसा है। अब हिली और माउंटेनियस टेरेन में तो इतनी स्पीड नहीं होगी। और एज पर आईआरसी जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इन द केस ऑफ प्लेन टेरेन, वो होता है 0.07। तो हमारा ई रिस्ट्रिक्टेड या ई डिज़ाइन क्या हो जाएगा? 0.07। इससे ज़्यादा ई हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब एफ की वैल्यू चेक करते हैं, तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। यहां से अगर हम निकालते हैं ई हो गया 0.07 प्लस एफ, और वी हो गया हमारा कितना 90 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 300। यहां से एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 90 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 300 माइनस 0.07, ये आ रहा है 0.1425 विच इज लेस देन 0.15। मतलब एफ की वैल्यू सही है। तो अब बोल रहा है अगर अगर ई रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, ई हो गया है 0.07, और एफ की वैल्यू हो गई है जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 0.15, तो वी मैक्स कितना होगा ये पूछा गया है। तो हमें पता है ई प्लस एफ इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो यहां से हम वी मैक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस एफ इंटू 127 आर। इसको अगर अंडर रूट कर दें तो ये स्क्वायर हट जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो फाइनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी मैक्स, और ई हो गया 0.07, एफ हो गया है 0.15, 127 और आर हो गया है 300। यही तो हो गया है। तो जरा इसको सॉल्व कर लो बस। तो यहाँ से वी मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 91.55 के एम पी एच आ रही है। यहाँ से जो वी मैक्स की वैल्यू आ रही है वो 91.55, 33.92 मीटर पर सेकेंड। क्या निकाल लो? मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकाल लो भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकाल लो तुम तो। हाँ, हम लोगों ने केएमपीएच में कैलकुलेट किए, इसको मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हो। यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पर जो सब जगह चल रहा है, अगर आप मीटर पर सेकंड में निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ले लो, इसकी जगह ले लो वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी आर, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर के जो आंसर हैं वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, अभी मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं है।
आंसर की क्या जरूरत पड़ती है, हम लोग तो सॉल्व कर लेते हैं ना। तो आंसर देख के बता दूंगा मैं, ठीक है, सॉल्व करके आंसर जो आएंगे वो मैं बता दूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आई विल शेयर द आंसर, तो लास्ट क्लास के जो इसके पहले वाले क्लास के तो कागज में लिख के क्वेश्चन नंबर। यस भाई, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये डिजाइन सुपर एलिवेशन का प्रॉब्लम था। सबसे पहले हम लोग सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं, चेक करते हैं कि मैक्सिमम से कम तो ज्यादा तो नहीं है। ई की वैल्यू को चेक करने के बाद फिर हम आईआरसी के हिसाब से एफ की वैल्यू को चेक करते हैं। और जब ई और एफ दोनों की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, फिर हम चेक करते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो आपने बोला था ना कि यहाँ पर स्पीड लिमिट का साइन लगाएंगे। जब आपने डिजाइन स्टेप डिस्कस किए थे कंसेप्ट में, तो आपने बोला था ऐसी सिचुएशन पे फिर हमें अपने व्हीकल की या रोड की डिजाइन स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि साइड कंडीशंस आर नॉट अलाउइंग्स। यहाँ पर जो साइड कंडीशन है वो अलाउ नहीं कर रही हैं कि इससे ज़्यादा स्पीड से फिर आप मूव कर पाएं, इससे ज़्यादा स्पीड से फिर आप मूव कर पाएं। क्लियर है? 1 मिनट का टाइम देना जरा। तो नाउ आई थिंक द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। अभी कोई डाउट क्वेरी तो नहीं है, बताओ भाई। अभी कोई डाउट और कोई क्वेरी तो नहीं है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो सभी लोग। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, डिस्कशन इज क्लियर। तो सुपर एलिवेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मान लिया जाए। इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टॉपिक सुपर एलिवेशन। चलिए साहब, अगले टॉपिक की डिस्कशन करते हैं। और आज भी मैंने आपके लिए कुछ सवाल रखे हैं, तो ये आज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से आज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट पार्ट। तो जैसा अप्रोच हम लोग कर रहे हैं, एक बार कंसेप्ट को रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की बात होगी। 3 कंसेप्ट आपको डिस्कस करने हैं और सभी लोगों ने पढ़ भी रखा है। एक बार मैं आई होप रिवाइज करके आए। कितने लोग हैं जो इन कंसेप्ट्स को एज पर द प्लानर पिछले डिस्कशन को रिवाइज करके आए हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व का कंसेप्ट क्या होता है, सेटबैक डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है? हैव यू रिवाइज्ड दीज कंसेप्ट्स? रिवीजन करके आए होंगे तो जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करके आए होंगे तो यू विल इजली एबल टू, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी एक रेडियस, देखो सिंपली बात है, कॉमन सेंस से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कितनी रेडियस रखें? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्यों करते थे हिमानी, ये बताओ। सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते थे जब व्हीकल हमारा कर्व पार्ट में मूव करता था, और कर्व पाथ में मूव करने की वजह से उस पर लगता था एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी की वजह से हमारा व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था। उसको रोकने के लिए हमने क्या करा, उसके अपोजिट एक फोर्स डेवलप कराने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की वजह से हमारे व्हीकल का जो एक सेल्फ वेट था उसका एक कंपोनेंट पी के अपोजिट काम करने लगा। यही तो कहानी थी। तो अगर कर्वेचर कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv² बाई आर। पी होता है mv²/r। अगर आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो पी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ई की वैल्यू, पी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ई रिक्वायर्ड भी तो कम हो जाएगा। तो कहीं अगर कर्व है तो हम कितनी रेडियस प्रोवाइड कर दें, कितनी रेडियस का कर्व प्रोवाइड कर दें, जहां पर अगर हम सुपर एलिवेशन डिजाइन नहीं भी करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं भी करते हैं, तो इस पी फोर्स की वजह से कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हमारे व्हीकल को नहीं होगी। और जहां पर इस केस में जो हमारा ई डिजाइन हो जाएगा वो उस रोड के कैम्बर के बराबर हो जाएगा। तो सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग नहीं करेंगे, जो कैम्बर आपने प्रोवाइड किया उसी से काम चल जाएगा। तो उसके लिए रोड की
या उस कर्व की कितनी रेडियस होनी चाहिए, ये आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब समझ गए बात को, रेडियस बियॉन्ड नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये कंसेप्ट है। चलें आगे। तो चलिए पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो आपने बोला था सर एज पर द आईआरसी, आपने बोला था सर एज पर आईआरसी जब कभी भी हम लोग कर्व की बात करते हैं तो कर्व के केस में हमारे रोड की विड्थ, एक्स्ट्रा विड्थ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कभी हमारा कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव करता है उस केस में कुछ एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने पूछा कि सर ये एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो आपने बोला था सर इसके मेन दो रीजन हैं कि किसी भी रोड पे जो कर्व पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड होती है, एक्स्ट्रा विड्थ रिक्वायर्ड होती है, उसके दो रीजन होते हैं। एक तो मैकेनिकल रीजन की वजह से और दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से। मैकेनिकल रीजन का एक्सप्लेनेशन क्या आपने दिया कि सर जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो इस व्हीकल के फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। जहां जहां से हमारा फ्रंट एक्सल मूव कर रहा होगा उसी पाथ से रेयर एक्सल भी मूव करेगा इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड। लेकिन जब यही व्हीकल हमारा किसी कर्व पाथ में मूव करता है तो देयर विल बी टू डिफरेंट पाथ फॉलोड बाय द फ्रंट एक्सल एंड रेयर एक्सल। फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल एक ही पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। रेयर एक्सल जो होता है वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है एज फ्रॉम द पाथ ऑफ द फ्रंट एक्सल। और ऐसा ये होता इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू द मैकेनिकल रिजिडिटी, ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। यस और नो, ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है ऑफ ट्रैकिंग का जब हमारा व्हीकल एक कर्व्ड पाथ में मूव करता है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो आपने बोला कि सर जब हमारा व्हीकल टर्न कर रहा होगा या कर्व पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसका जो रेयर एक्सल है वो ऑफ आउटर साइड ऑफ द कर्व की तरफ मूव कर रहा है। इसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कर देनी चाहिए कर्व के केस में। दूसरा आपने बोला कि सर हमारा जब ड्राइवर कभी भी कर्व पाथ में मूव करता है, ऑल्दो वी हैव डिजाइन कर्व प्रॉपरली, हम लोगों ने कर्व को किसी भी रोड के हॉरिजॉन्टल कर्व को प्रॉपरली डिजाइन कर रखा है एज पर द रिक्वायरमेंट, बट उसके बाद भी हमारे व्हीकल के ड्राइवर की ये टेंडेंसी होती है, इट इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर। क्या टेंडेंसी होती है कि कर्व के केस में हमारा व्हीकल एजेस की तरफ मूव नहीं करता है। हमारा जो ड्राइवर होता है उसको एजेस में मूव करने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइड गैप मेंटेन करके रखता है। इट इज़ द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर टू मेंटेन द मोर साइड गैप इन द केस ऑफ कर्व। जब वो कर्व पे मूव करता है तो ज़्यादा साइड गैप मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब क्या है, जो भी प्रोवाइडेड विड्थ है उस प्रोवाइडेड विड्थ को इफेक्टिवली हमारा ड्राइवर यूटिलाइज नहीं करता है। तो जितनी भी इस साइकोलॉजिकली टेंडेंसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपने क्या बोला कि जितनी भी विड्थ रिक्वायर्ड है कर्व के केस में हम उससे ज़्यादा की विड्थ प्रोवाइड कर देते ताकि हमारी इफेक्टिव विड्थ की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपने बोला टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग वी कैन कैलकुलेट इन मीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस कैपिटल V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। और यहाँ पर N जो है तुम्हारा वो नंबर ऑफ लेन्स होता था, स्मॉल l जो है वो लेंथ ऑफ द व्हील बेस होता था, R is the radius of the curve in meter, V is the speed, design speed or the speed of the vehicle in kmph, again R is the radius of the curve in meter। जो आपने बोला था कि सर रेयर एक्सल फ्रंट एक्सल के पाथ से डेविएट हो जा रहा है,
कर्व के केस में रेयर एक्सल जो फ्रंट एक्सल के पाथ से डेविएट हो जा रहा है, जहां पर आपने बोला था कि ऑफ ट्रैकिंग हो रही है, मैथमेटिकली कितनी ऑफ ट्रैकिंग होगी ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑफ ट्रैकिंग की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑफ ट्रैकिंग की, तो ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2r। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द ऑफ ट्रैकिंग। इसके बाद आईआरसी ने कुछ इंपॉर्टेंट आपको गाइडलाइन बताई थी कि जैसे अगर रेडियस ऑफ द कर्व ग्रेटर देन 300 मीटर है, तो उस केस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्रैक्टिकली उस केस में ऐसी सिचुएशन पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, यस और नो। दूसरा कंडीशन आपने बोला कि अगर सर हमारे कर्व की जो रेडियस है वो 50 मीटर से लेके 300 मीटर की रेंज में है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग अभी हम लोगों ने पिछले फॉर्मूले से कैलकुलेट की है, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, वी कैन प्रोवाइड द हाफ हाफ, और यू कैन से वी कैन प्रोवाइड द इक्वल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द कर्व। तो प्रोवाइड इक्वल एक्स्ट्रा वाइडनिंग on the both side of the curve। कर्व के दोनों तरफ हाफ हाफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हाफ वी विल प्रोवाइड ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व, एंड हाफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग वी विल प्रोवाइड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व। ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बताई गई थी। और तीसरी गाइडलाइन बताई थी, इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज लेस देन 50 मीटर, ऐसा स्पेशली इन द केस ऑफ हिली रीजन, हिली एरिया में जहां पर इतने कम रेडियस के कर्व हैं, वहां के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आपको बताई गई थी, प्रोवाइड इंटायर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, प्रोवाइड इंटायर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व, provide entire extra widening on the inner side of the curve, especially in the case of hilly region। ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिल रहा था, ऐसा करने से एडवांटेज क्या मिल रहा था, तो आपने बोला था अगर हम पूरी की पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग को इनर साइड ऑफ द कर्व में प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी साइड डिस्टेंस जो है या विजिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। साइड डिस्टेंस और द विजिबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये कम से कम इतनी बातें हैं जो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग के प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम इतनी बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। सिंगल लेन के केस में क्यों प्रोवाइड करेंगे बताओ? n विल बी इक्वल टू 1, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात कर रहा हूं ना। सिंगल लेन की रोड है तो उसमें तो एक व्हीकल एक बार में निकलेगा ना। पैरेलल में कभी दो व्हीकल होंगे क्या? पैरेलल में कभी दो व्हीकल निकलेंगे क्या? मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दिस इज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। Psychological extra widening will not depend upon the psychological extra widening will not depend upon the number of lanes। v अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, वहां पर नंबर ऑफ लेन से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। देयर इज नो टर्म रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लेन्स, देयर इज नो टर्म रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लेन्स। क्लियर है बेटा? तो ये कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो होता है ट्रांजिशन कर्व।
तो देखो ट्रांजिशन कर्व की थ्योरेटिकल बातें तो आप सभी को आई होप पता होंगी कि हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड। सवाल यह आता है कि ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो आपने बोला था कि सर अगर हम स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो हमारी रेडियस जो है वो सडन चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट में रेडियस जो है वो इन्फिनिटी है और कर्व की रेडियस आर है। अगर रेडियस सडनली चेंज हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी जो होगा वो भी सडनली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें तुरंत वहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें बहुत सडन होंगी। अगर चेंज इन एक्सेलरेशन सडन होगा तो इट विल आल्सो क्रिएट द जर्क, जिसकी वजह से हमारे व्हीकल के ड्राइवर को या व्हीकल में डिस्कम्फर्ट हो रहा था और साथ साथ उसकी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। याद आया सभी को? तो ये सारे चीजें ग्रेजुअल हों तो हमने एक चीज को ध्यान फोकस किया कि अगर हम किसी भी तरीके से स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच वाले पोर्शन की रेडियस को ग्रेजुअली चेंज कर दें तो सभी पैरामीटर रेडियस से रिलेटेड हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द पैरामीटर्स विल चेंज ग्रेजुअली। और अगर सभी पैरामीटर्स ग्रेजुअली चेंज होंगे तो वहां पर हमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, सेफ्टी को भी हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। तो आपने बोला था जो ट्रांजिशन कर्व होता है ये एक वेरिएबल रेडियस का कर्व होता है, इसकी रेडियस फिक्स नहीं रहने वाली है, इसकी रेडियस क्या होती, वेरिएबल होती है। फिर आपने बोला था कि सर हमारे पास कौन कौन से शेप्स अवेलेबल हैं कर्व के जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज द ट्रांजिशन कर्व। तो आपने बोला पहला शेप है जो स्पाइरल और क्लोथाइट है, दूसरा शेप है बर्नौली लेमिनस्केट, और तीसरा शेप हमारे पास वेरिएबल रेडियस के लिए अवेलेबल है क्यूबिक पैराबोला। तो रोड के केस में आपने बोला कि सर आइडियल शेप जो है ट्रांजिशन कर्व की वो स्पाइरल और क्लोथाइड है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेजुअल होता है और इसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट हमारे व्हीकल को नहीं होता है। कंडीशन क्या थी कि लेंथ ऑफ द कर्व जो होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्व, दिस इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ट्रांजिशन कर्व। तो ये कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन थे जो आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेन डिस्कशन होता है दैट इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अगर हम कहीं पे भी ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो आप सभी को याद होगा लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हाईवे इंजीनियरिंग में रोड में ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया की बात की थी, याद है? हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया की बात की थी और इन तीनों क्राइटेरिया से हम लेंथ निकालेंगे और इन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी मैक्सिमम लेंथ आएगी दैट वी विल प्रोवाइड एज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। मैक्सिमम को हम लोग कंसीडर कर लेंगे और मैक्सिमम लेंथ को ही हम लोग डिजाइन कर देते हैं। चलो भाई रिवाइज करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया था बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया जिसको आप बोलते थे जर्क क्राइटेरिया। तो आपने बोला था यहां से जो लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व होगी दैट विल बी इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो v की यूनिट है वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द यूनिट्स, तो यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है। और c क्या है, c इज द जर्क, और जर्क की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड क्यूब। और एज पर IRC c की वैल्यू को हम लोग एम्पिरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एम्पिरिकली ये वैल्यू होती है 80/75 प्लस कैपिटल V। और यहाँ पर जो कैपिटल V है इसकी यूनिट होगी kmph, और जनरली जो C की वैल्यू होती है वो 0.5 से लेके
रोड के केस में 0.8 मीटर पर सेकेंड क्यूब तक वेरी करती है। तो ये पूरी कहानी पता है तो यहाँ से हम लोग लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व और लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। बताओ अगर किसी को कोई डाउट हो। Based on the rate of change of centrifugal acceleration criteria, how we can find out the length of the curve? This point is clear to everyone. तो ये पहला क्राइटेरिया था। This is the first criteria that we should follow. This is the first criteria that we can apply. दूसरा क्राइटेरिया आप बोलते थे कि we can find out the length of the transition curve based on the super elevation, based on the super elevation and extra widening criteria. Based on the super elevation and extra widening criteria, we can also find out the length of the transition curve. तो सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप पूरी की पूरी पेवमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर सकते थे। तो when the pavement is rotated about center line of the road, ये पहली कंडीशन थी, ये पहला तरीका था सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने का, याद है। और दूसरा कंडीशन आपने बोला था when the pavement is rotated about, when the pavement is rotated about inner edge of the road, इनर एज ऑफ रोड, अगर आपने पूरी की पूरी पेवमेंट को इनर एज ऑफ द रोड के अबाउट रोटेट किया है तो सवाल में एक कंडीशन गिवन होगी, उसके बेसिस पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो याद है क्या फॉर्मूला क्या आ रहा था? LS विल बी इक्वल टू NEW प्लस WE/2। ये फॉर्मूला था आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन और द स्पाइरल कर्व का। और इस केस में LS विल बी इक्वल टू NEW प्लस WE, NEW प्लस WE when the pavement is rotated about the inner edge of the road। तो ये तरीका था आपके पास। यहाँ पर आप सभी को पता है E जो होगा वो सुपर एलिवेशन होगा, E जो होगा वो सुपर एलिवेशन होगा। 1/n जो होता है ये होता है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो IRC ने बोला था जैसे फॉर प्लेन टेरेन के लिए n की वैल्यू क्या होती है 150। तो IRC हैज रिकमेंडेड द वैल्यू कि कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल प्लेन टेरेन में अगर आप सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लेन टेरेन में अगर आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस n की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 150, दैट विल बी इक्वल टू 150। क्लियर है सभी को? अगला डिस्कशन आपने किया W जो है दैट इज द विड्थ ऑफ द रोड, W इज द विड्थ ऑफ द रोड। और WE के बारे में अभी अभी हम लोगों ने बातचीत करी थी, दैट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। WE जो है दैट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो आई होप अब सभी टर्म क्लियर हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गिवन, जो कंडीशन हमें गिवन है कि सुपर एलिवेशन जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं रोड के केस में, वो सेंटर लाइन को रोटेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं या इनर एज को रोटेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंटर लाइन को रोटेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं या इनर एज को रोटेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन वी कैन यूज द फॉर्मूला। इस गिवन कंडीशन के बेसिस पे हम लोग पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व और लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया। आई होप दिस डिस्कशन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। बताओ भाई,
ये डिस्कशन भी सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो। तो दो क्राइटेरिया क्लियर कर लिए हम लोगों ने, दो क्राइटेरिया क्लियर कर लिए। और तीसरा क्राइटेरिया जो होता था वो आईआरसी ने कुछ आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताए थे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन और रोलिंग टेरेन में जो एल एस होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। हिली टेरेन के केस में बात करें, हिली टेरेन के केस में एल एस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों ही केस में v जो होगा यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूले में इसकी यूनिट क्या होगी, दोनों ही केस में v जो होगा उसकी यूनिट क्या होगी, kmph। और r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, r इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई ऑल द थ्री क्राइटेरिया। हम इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करेंगे, और जो भी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर आएगी तो मैं बोल सकता हूँ एल एस जो डिजाइन होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्राइटेरिया नंबर 1, 2 एंड 3, दैट वी आर गेटिंग एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्राइटेरिया 1, 2 एंड 3। एक चीज आपने यहाँ पर और देखी थी कि जब कभी भी सर हम सर्कुलर और स्ट्रेट के बीच में, सर्कुलर और स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड के बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने की वजह से हमारे हॉरिजेंटल कर्व की पोजीशन में कुछ शिफ्ट होता है। याद है सभी को, हॉरिजेंटल कर्व की पोजीशन में कुछ शिफ्ट होता है, यस और नो। इस शिफ्ट को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हमारा हॉरिजेंटल कर्व में शिफ्ट होगा। दैट शिफ्ट विल बी इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर। दैट शिफ्ट इन मीटर यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हॉरिजेंटल कर्व में कितना शिफ्ट हो रहा है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शिफ्ट। तो ये शिफ्ट का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ये शिफ्ट का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। बताओ भाई। तो कम से कम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आई होप द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व इज क्लियर टू एवरीवन। ट्रांजिशन कर्व की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, एक बार कंफर्म कर दो। और अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can ask your doubt, you can ask your query. Just give me a minute.
हाँ भाई, बोलिए भाई। ट्रांजिशन कर्व के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है? चलें फिर आगे बातचीत करी जाए। तो वी हैव रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग के कंसेप्ट को हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। एंड वी हैव ऑल्सो रिवाइज द थ्योरेटिकल एंड द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए, एक लास्ट टॉपिक आपका और बचता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड में, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेट बैक डिस्टेंस। याद है किसी को सेट बैक डिस्टेंस क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। तो जब कभी भी किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के केस को हम डिजाइन करते हैं, तो अगर लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो रोड के सेंटर लाइन से या रोड की जो इनर लेन है उसके सेंटर से आपने डिस्टेंस डिफाइन की थी, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे सेटबैक डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन डिफाइन द सेटबैक डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस of the line of obstruction from the center line of the inner edge of the road। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम लोग यहाँ पर ये जो सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, या जो भी फॉर्मूले लिखने वाले हैं, ये सेटबैक डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इनर लेन ऑफ द रोड के सेंटर से। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी की जरूरी नहीं है कि हमेशा सेटबैक डिस्टेंस का कैलकुलेशन एग्जाम में इनर लेन ऑफ द सेंटर लेन से ही किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इन द एग्जाम दे कैन फाइंड आउट दे कैन आस्क द वैल्यू ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड ऑल्सो। कहीं से भी वो डिस्टेंस पूछी जा सकती है। बट यहाँ पर एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस के लिखने वाले हैं, इन ऑल दिस एक्सप्रेशन we are calculating the setback distance from the center line of the inner edge। तो सिंगल लेन की रोड अगर होती है तो उस केस में हमारी इनर लेन और रोड की लेन का सेंटर सेम हो जाता है। लेकिन अगर 2 लेन की रोड है, 3 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड है, मल्टी लेन रोड है, उस केस में हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था जो कि होता था स्मॉल डी। और स्मॉल डी आपने बोला था इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड टू द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन ऑफ द रोड। रोड की सेंटर लाइन और इनर एज की सेंटर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके लिए आपने टर्म यूज किया था स्मॉल डी। तो सेटबैक डिस्टेंस के केस में 2 फॉर्मूले होते हैं, बट 2 केस होते हैं। बट जिसमें से पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। दिस केस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पर एजम्पशंस कम थे। यस और नो? दूसरे केस में एजम्पशंस ज्यादा थे। दूसरे केस में सबसे बड़ी बात तो आप ये एज्यूम करते हैं, जब लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस आप एज्यूम करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो वहां पर आपको ये एज्यूम करना पड़ता है कि स्ट्रेट और ट्रांजिशन के बीच में, सॉरी, स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजिशन कर्व नहीं है। और भाई ऐसा तो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, आपको भी पता है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि बिना ट्रांजिशन कर्व के अगर हम कोई रोड प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर हमें कितनी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो देयर विल बी द डिस्कम्फर्ट इशू, देयर विल बी द सेफ्टी इशू। तो दैट्स वाई जो इम्पोर्टेंट है एनालिसिस के लिए वो हमारा केस 1 हो जाता है, व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। अब यहाँ पर भी 2 केस थे कि अगर रोड हमारी सिंगल लेन की है, अगर हमारी रोड सिंगल लेन की है, या फिर रोड अगर अगर हमारी मल्टी लेन की है, तो उस केस में हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेटबैक डिस्टेंस। उस केस में हम किस तरीके से सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सभी को याद है। तो m इज इक्वल टू r माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। बोलो।
और यहां पर आपने लिखा था r इंटू अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई. इन दिस वे फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अल्फा बाई टू. और अगर हमें अल्फा बाई टू की वैल्यू पता है तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल लेन रोड के लिए. और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिंगल लेन रोड के केस में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डी टर्म आपने एक्सप्लेन किया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ रोड एंड सेंटर लाइन ऑफ inner edge. It is the distance between the center line of the road and center line of the inner edge. तो फॉर दिस कंडीशन सिंगल लेन रोड के लिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. अरे भैया जब एक ही लेन है रोड पे तो वही तो इनर लेन है, वही आउटर लेन है. सिंगल लेन, एक ही लेन अवेलेबल है. तो उस केस में स्मॉल d की कोई वैल्यू आपने कंसीडर नहीं की थी. आर यू एबल टू रिकॉल ऑल दीज कंसेप्ट्स? बोलो बेटा, क्या आप इन सभी कंसेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हैं, यस और नो? आर यू एबल टू रिकॉल ऑल दीज कंसेप्ट्स? कन्फर्म इन द चैट बॉक्स. यहां तक की कहानी क्लियर है? और अगर आपकी रोड मल्टी लेन है तो आपने बस कुछ नहीं करा था, इन एक्सप्रेशन में जहां जहां आर है उसको आर माइनस डी से रिप्लेस कर दीजिए. तो आपको मल्टी लेन रोड के लिए सेटबैक डिस्टेंस पता चल जाएगी. पहले केस में व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, जब हमारा लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, उस केस में आपको ये वैल्यू भी पता चल जाएगी. तो ये कहानी थी. तो पहला केस ही आपको ध्यान रखना. अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, व्हेन द लेंथ ऑफ व्हेन द लेंथ ऑफ when the length of curve is greater than side distance. सेकंड एक्सप्रेशन पेयर बता दो सर, सिंगल लेन. सेकंड एक्सप्रेशन पेयर समझ नहीं पा रहा हूं, एक बार सही से पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं हिमांशी. दोनों ही एक्सप्रेशन बता दिए. इस एक्सप्रेशन में जहां जहां आपको आर दिख रहा है उसको आर माइनस डी से रिप्लेस कर दीजिए. जहां जहां पे भी आर दिख रहा है आप उसको आर माइनस डी से रिप्लेस कर दीजिए, तो सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा. लिख तो दिया. जहां पर भी आपको आर दिख रहा है तो आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू. सिंगल लेन में सेकंड लाइन. अच्छा ये पूछ रहे हो. तो व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, मैं ये बोला आपने, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द साइड डिस्टेंस. ये एंगल जो होता है वो एंगल होता अल्फा बाई टू और ये रेडियस होती आर. तो कैन आई राइट आर इंटू अल्फा बाई टू विल बी इक्वल टू साइड डिस्टेंस बाई टू. लिख सकते हैं. डी की वैल्यू हम निकालेंगे. डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन क्यों होगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टू लेन की रोड है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जनरली हमें पता है टू लेन की जो रोड होती है उसकी विड्थ होती है 7 मीटर. क्यों भाई वेदांत? एज पर आईआरसी टू लेन की जो रोड होती है उसकी विड्थ होती है 7 मीटर. तो और दिस इज गोइंग टू बी द इनर लेन ऑफ द रोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द आउटर लेन ऑफ द रोड. तो डी क्या आपने एक्सप्लेन किया है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द सेंटर लाइन ऑफ द इनर एज. ये डिस्टेंस डी होगी. तो इस केस में डी कितना हो जाएगा? 3.5 बाई टू. तो डी की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, गिवन नहीं होगा. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डी. क्लियर है बेटा? वेदांत, हिमानी और वेदांत के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए? बोलो बेटा. और ये भी आपको ध्यान देना है कि सवाल में जो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है वो कहाँ से पूछ रही है, जरूर पढ़ लेना. ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि कोई जियोमेट्री के हेल्प से जो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट की है, वी हैव कैलकुलेटेड द सेटबैक डिस्टेंस
इनर लेन के सेंटर से, इनर लेन के सेंटर से लाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तक की डिस्टेंस को यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब वो रोड की सेंटर लाइन से भी आपसे सेटबैक डिस्टेंस पूछ सकते हैं, वो इनर लेन के इनर एज से भी आपकी, या रोड के इनर एज से भी डिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस कहाँ से पूछी गई, और हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, हमने ये जो कैलकुलेशन किए हैं, वो किस एजम्पशंस पे किए हैं। इन फॉर्मूलों को डिराइव करते समय हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा व्हीकल जो है वो इनर लेन के सेंटर लाइन पे मूव कर रहा है। वी हैव एज्यूम्ड दैट द व्हीकल इज मूविंग एट द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन while deriving this expression, but it is not mandatory, it is not compulsory कि एग्जाम में भी इसी एजम्पशंस के साथ आपके से वैल्यू पूछी जाए। तो इसलिए बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं कि डू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट यू नीड टू रिपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आपको अपने आंसर को रिपोर्ट करना है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस। तो आई थिंक वी हैव रिवाइज्ड ऑल द थ्री कंसेप्ट्स। कंसेप्ट पार्ट ओवर हो गया। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, ट्रांजिशन कर्व के कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, और सेटबैक डिस्टेंस के कंसेप्ट को भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। बोलो भाई, तीनों तीनों टॉपिक का डिस्कशन क्लियर है सभी को? तीनों टॉपिक का। सर जिस केस में एस एस डी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द कर्व होगी, क्वेश्चन आने के चांस कम। हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने क्यों बताया, क्योंकि वहां पर एजम्पशंस है, उसको एनालाइज करने के लिए आप जो एजम्पशन ले रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन आप ये लेते हैं सेटबैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कि इस सर्कुलर पोर्शन और रोड के सर्कुलर और स्ट्रेट पोर्शन के बीच में कोई भी ट्रांजिशन कर्व नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? बताओ, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि जब हम रोड डिजाइन कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे रोड पे? और ऐसा अगर आप कहीं कर भी देते हैं तो आपको पता है वहां पर कितनी प्रॉब्लम आएगी। इफ द रेडियस विल चेंज सडनली, all the parameters, centrifugal acceleration, centrifugal force, requirement of the super elevation, design super elevation, all these parameters are going to change suddenly। बिल्कुल, अगर रेडियस सडनली चेंज हो जाएगी तो ये सभी पैरामीटर, और सडन चेंज इन एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलरेशन को सडनली चेंज कर देते हैं तो इट विल क्रिएट द जर्क, और जर्क की वजह से हमारे यूजर या हमारे व्हीकल को होगा डिस्कम्फर्ट, और साथ साथ उसकी कॉम्प्रोमाइज होगी सेफ्टी। तो सबसे खतरनाक एजम्पशन आप ये ले लेते हैं एनालिसिस में। तो इस वजह से उसके चांसेस, केस 2 के चांसेस कम हो जाते हैं। तो केस 1 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट है, इसलिए इसका डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। कंसेप्ट मैंने आपको केस 2 का भी बता दिया है, अप्रोच मैंने आपको केस 2 की भी बता दी है। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? तो भैया अगर यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है तो आई थिंक नाउ यू आर इन द पोजीशन। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने इन टॉपिक से रिलेटेड, पीवाईक्यू लगा लेना जो पहले इन टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद ये जो क्लास के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ये क्लास क्वेश्चंस लगा लेना। इसके बाद आपकी कल आई थिंक इस बैच में अपलोड होगी एक प्रैक्टिस सीट। तो ये पूरा जो अभी तक हम लोगों ने जियोमेट्रिक वाला पार्ट पढ़ लिया है, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सीट आएगी। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए आपके पास डेटा है, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सीट को सॉल्व कर लेंगे।
और इसके बाद भाई साहब आपका होगा एक वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट भी अगर आप अपीयर कर लेंगे तो आई थिंक इतना अगर आपने कर लिया तो ये सफिशियंट है कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड का जो कंप्लीट डिस्कशन है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप कवर कर लेंगे। तो इनमें से कोई भी चीज स्किप मत करिएगा, ये मेरा सजेशन है। पीवाईक्यू लगा लेने हैं, टॉपिक कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया, क्लास के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सीट का भी डिस्कशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वीकली टेस्ट का भी डिस्कशन मिल जाएगा। तो केवल आपको खुद से जो सॉल्व करना है वो पीवाईक्यू एक बार समय निकाल के थोड़ा सा टाइम मैनेज करके पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या करना है आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ क्लास के क्वेश्चंस की जो खुद आपको सॉल्व करने हैं एज यूजुअल। इसके आंसर मैं आज आपको शाम में शेयर कर दूं, कब कर दूं बताओ? ये जो आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग और सेटबैक डिस्टेंस के, इसके आंसर आज टेलीग्राम में शेयर कर दूं। तो उसमें लिखा होगा ड्रॉपर बैच, ठीक है, जो मेरे साइड से मैसेज उसमें जाएगा उसमें लिखा होगा ड्रॉपर बैच। तो आई थिंक शाम तक तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। देखो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, तो फिर कोई उसका यूज भी है, पर्पस भी है, ठीक है। तो सभी लोग एसएसडी एंड ओएसडी का न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, गेट में एसएसडी ओएसडी के सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो एसएसडी वाले के आंसर आपको देने हैं, मुझे याद आ रहा है, और एक ये आपका ट्रांजिशन कर्व और एक्स्ट्रा वाइडनिंग और सेटबैक डिस्टेंस के आंसर देने हैं। तो इन दोनों के आंसर मैं शाम को शेयर कर दूंगा, जो जिन भी लोगों ने अब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए कर लीजिएगा। और जैसे ही कोई भी डिस्कशन में अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मिलेगा बेटा प्रैक्टिस सीट मिलेगा, यस अभी प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा इन टॉपिक से रिलेटेड, और अभी आपको एक वीकली टेस्ट भी मिलेगा। तो और भी क्वेश्चंस अभी आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी फॉर दैट। some question you will again also get, some more question you will get from these topics। मेंशन तो कर दिया, मेंशन तो कर दिया है। तो इतना इतना पार्ट भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, आप इस बात का भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको कैलकुलेट एक्स्ट्रा वाइडनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, कई पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं, इसको देखिए, फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द ट्रांजिशन कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको भी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको भी सुपर एलिवेशन फाइंड आउट करना है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा गया है कर्व के लिए रूलिंग मिनिमम रेडियस गिवन है, डिजाइन ऑल द जियोमेट्रिक फीचर्स ऑफ दिस कर्व। तो सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग करनी है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की डिजाइनिंग करनी है, जो जो भी सुपर बेस्ड ऑन द डेटा जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सभी आपको इस कर्व के लिए डिजाइन करनी है। अगला डिस्कशन अगर क्वेश्चन देखें, अगेन द कर्व इज प्रोवाइडेड, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस। ये क्वेश्चन जो है वो सेटबैक डिस्टेंस से, ध्यान से देखो, यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस जो पूछी गई है फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर साइड ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने जिन एजम्पशंस पे, जिन कंडीशन पे अपने एक्सप्रेशन लिखे हैं उसी पे पूछ लिया गया है, बट ऐसा हमेशा हो कोई कंपलसरी नहीं है, वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। दैट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो ये भाई साहब सवाल हो गया सेटबैक डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 7। तो बस ये 7 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, किससे किससे रिलेटेड, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग और सेटबैक डिस्टेंस। तो दीज 7 क्वेश्चन यू नीड टू प्रैक्टिस,
एंड डेफिनेटली आई विल शेयर द आंसर टेलीग्राम ग्रुप में। आपको शाम में एसएसडी वाली क्लास के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑल्दो वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर आपको नहीं पता उसके लिए मैं आंसर्स बता दूंगा, और साथ साथ आज की क्लास के आंसर मिल जाएंगे जिनसे आप अपने कैलकुलेशन को, आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, कल सबसे पहले इन्हीं 7 सवाल का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, कल का टॉपिक भी मैं बता दे रहा हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। तो ग्रेडियंट क्या होता है, सबमिट कर्व का डिस्कशन और वर्टिकल कर्व का डिस्कशन, ग्रेडियंट सबमिट कर्व का डिस्कशन और वर्टिकल कर्व का डिस्कशन, वैली कर्व का डिस्कशन, सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व और द वैली कर्व और सैक कर्व, इसके कंसेप्ट्स के बारे में कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्लियर है भाई सभी को? तो कल आपको ये 3 टॉपिक रिवाइज करके आने, ग्रेडियंट, सबमिट कर्व और वैली कर्व। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। आज की क्लास की सभी बातें सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन एंड द क्लास। यहाँ पर फिर हम लोग आज के डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, so that we can complete the discussion for this class. Everyone please confirm in the chat box the discussion is clear to everyone. वेरी गुड। तो मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। ये चीज़ें जो आपको बताई गई इनको जरूर कंप्लीट करिए, कंसेप्ट्स को जरूर से अच्छे से रिवाइज करिए। तो सी यू टुमारो फॉर द फर्दर डिस्कशन। अरे हिमानी, क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, पुरानी क्लासेस अटेंड करी हैं आपने? एसएसडी और ओएसडी के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्लास में डिस्कस किए हैं इसी बैच में। हैव यू फॉलोड द प्रीवियस क्लासेस बेटा? प्रीवियस क्लासेस आपने फॉलो किए? सेकेंड क्लास थी दैट वाज रिलेटेड टू द एसएसडी, तो वहां पर क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं देखा आपने? एसएसडी का भी सवाल किया था हम लोगों ने क्लास में, ग्रेडियंट वाला सवाल बताया था जहां पर आई थिंक 5% आपने ग्रेडियंट निकाला था, अपवर्ड ग्रेडियंट, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। दूसरा हम लोगों ने एक प्रॉपर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है ओएसडी का, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए D1 D2 D3 को कैलकुलेट किया था। तो एसएसडी और ओएसडी के प्रॉब्लम तो किए गए हैं लास्ट क्लास में, एक बार सही से देखिए कहाँ पर दिक्कत आ रही है। उससे पहले उसका कंसेप्ट भी आपको रिकॉल कराया था। क्वेश्चन लगाने के पहले पूरा एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी और हेडलाइट साइड डिस्टेंस एचएसडी का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्यों भाई, किया है कि नहीं किया है बता दो। अरे मल्टीपल बैच में क्लास ले रहा हूँ, हो सकता भूल जाऊं, बता दो। बाकी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे, बाकी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे कि एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी और एचएसडी का डिस्कशन किया था, फिर सवाल लगाए थे ना, किया है ना? तो बेटा कंफ्यूजन क्या है, एक बार पहले डिस्कशन को, एक बार हो सकता है कि आपका साइड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली कवर ना हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, साइड डिस्टेंस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, जो भी बैच आपके पास अवेलेबल है थोड़ा एक बार डिटेल डिस्कशन कर लीजिए ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। रिवीजन किसके लिए यूजफुल होगा, जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। और एज दिस इज द प्रैक्टिस बैच, तो जैसा पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें तो कायदे में केवल हम लोग को क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने चाहिए। बट जैसा मैं देख पा रहा था, जैसा हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं याद है। अब देने को तो मैं अभी इस क्वेश्चन दे दूंगा, अगर आपने कंसेप्ट ही नहीं रिवाइज किया, कंसेप्ट ही नहीं कवर किया, तो कैसे लगाओगे सवाल? तो इसके लिए हम लोगों ने ये अप्रोच फॉलो की थी कि पहले रिवीजन करेंगे, पहले मेन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे और फिर सवाल लगाएंगे। तो एक बार आप डिटेल डिस्कशन को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद इस बैच की जो क्लासेस उसको फॉलो कर लीजिए, फिर कहीं कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए मेरे से। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो यस यू कैन डिस्कस विद मी। विदाउट कंसेप्ट तो कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा भाई, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। डिस्कशन तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा हमें, यस और नो?
क्लियर है बेटा? चलिए तो मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा ताकि आप इस डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं और जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाएं और क्लियर कर पाएं। तो कंसेप्ट्स को रिवाइज करके जरूर आइएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सी यू टुमारो फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग। थैंक यू।